डिड यू नो हमारी पूरी इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी बड़ी एक कंपनी है जिसका एसेट बेस है 39 लाख करोड़ के आसपास। एंड एज फॉर द सर्वे कंडक्टेड बाय ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस, ये कंपनी थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूड ब्रांड है इन द वर्ल्ड। मैं और किसी की नहीं, LIC की बात कर रही हूँ। LIC का नाम हम सब ने ही बचपन से ही सुना है और हम सब ये जानते हैं कि हमारे घर में या हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिलीज के घर में किसी ना किसी के पास तो LIC की पॉलिसी ज़रूर ही होती है। LIC से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कि क्या आप जानते हैं अगर LIC एक कंट्री होती ना तो वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री होती विद 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स। सच में इससे तो पता चल ही जाता है कि LIC कितना बड़ा ब्रांड है। और इस वीडियो में मैं यही नहीं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स LIC के बारे में डिस्क्लोज करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के बिजनेस मॉडल के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर LIC सच में एक इंश्योरेंस कंपनी है या फिर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इस चीज़ से जुड़ी सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि LIC ने DRHP भी फाइल किया है IPO के लिए, तो हम IPO से रिलेटेड भी बातें करेंगे कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी लंबी भी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, LIC इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग तो करती है, लेकिन ये वीडियो इतनी बड़ी बन चुकी है कि अब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में कवर तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्वेस्ट पे जाके हमारा एक डिटेल्ड इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे कोर्स पढ़ सकते हैं। इसमें हमने कवर किया है कि कोई भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, कैसे कैसे ये पैसे अर्न करती है और कितना पैसा ये जनरेट करती है और कितना प्रॉफिट ये कमाती है। तो इस कोर्स को चेकआउट जरूर कीजिएगा at quest.finology.in। ये तो हम सब जानते हैं कि LIC हर घर में फेमस है, चाहे वो आपके घर में आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो या फिर आपके कोई फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स, हर किसी के पास LIC की पॉलिसी होती ही है। LIC के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से LIC इंडियन इंश्योरेंस मार्केट का 1/3 मार्केट को कैप्चर करता है। 30 करोड़ पॉलिसीज, 12 लाख एजेंट्स, 1 लाख एम्प्लॉइज, 2000 ब्रांच ऑफिसेस एंड 1500 सैटेलाइट ऑफिसेस। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर LIC इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना। तो इसके कुछ मेजर रीजंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एक्चुअली LIC की स्ट्रेंथ्स भी कंसिडर की जा सकती है। तो LIC के फेमस होने का सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट रीजन है उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। LIC इंडिया की सबसे पहली ऐसी गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी थी जो काफ़ी टाइम से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रही है। और जब 2000 के बाद LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अनाउंस किया गया, उसके बाद ही कहीं प्राइवेट प्लेयर्स को इस सेगमेंट में एंटर किया गया। उसके पहले तक तो LIC के पास ही 100% मार्केट शेयर अवेलेबल था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो LIC को सबसे बड़ा ब्रांड बनाता है वह उनका ट्रस्ट और उनकी रिलायबिलिटी। क्योंकि उस टाइम पे जब LIC फॉर्म हुई तब लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस ट्रस्ट पे हुआ करता था, और क्योंकि LIC एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है तो लोगों का और भी ज़्यादा ट्रस्ट इस चीज़ पे था। क्योंकि अगर कल को इस कंपनी के साथ कोई भी मिस हैपनिंग या कोई फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसी होल्डर्स के राइट्स को पहले प्रोटेक्ट करेगा। तो इन सारी ही चीज़ों की वजह से LIC बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड बन चुका था। इसके अलावा एक और ऐसी चीज़ जो LIC को और बड़ा बनाती है वह उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू और उनका मार्केट शेयर। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं कुछ आपको अमेजिंग फैक्ट्स भी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट शेयर ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी। तो मार्केट शेयर में बात की जाए तो इस सेगमेंट को LIC सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है विद 61% मार्केट शेयर, SBI विद 9% मार्केट शेयर, HDFC लाइफ विद 8%, ICICI प्रूडेंशियल विद 5%, Max Life with 3% and some other insurance constitute 14% of market share. Apart from this, अगर हम इनके revenues की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा total premium collection LIC का ही होता है, where the market share is 64%. And next even जो NBP यानी कि New Business Premium है, उसमें भी LIC का market share सबसे ज़्यादा है। NBP यानी कि वो new premiums जो within an year कंपनी जनरेट करती है। And even चाहे वो renewals की बात हो या फिर policies की, हर चीज़ में LIC का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। और ज़्यादा है ही नहीं, अगर हम बाकी प्राइवेट प्लेयर्स का भी मार्केट शेयर ऐड कर ले तो भी वो LIC से ज़्यादा नहीं होगा। तो यही पावर है LIC के ब्रांड की। अब क्योंकि बात LIC की हो रही है तो हम उनके एजेंट्स को कैसे भूल सकते हैं। अब जैसे कि हर घर में किसी ना किसी के पास LIC की एक पॉलिसी होती है, वैसे ही सेम हर घर में कोई ना कोई एक LIC एजेंट ज़रूर होता है।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि LIC का एजेंट बेस भी कितना ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम एक्चुअल में उनके नंबर ऑफ एजेंट्स की बात करें तो एज ऑफ मार्च 2021 उनके बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एजेंट्स रहे हैं, दैट इज अराउंड 13 lakhs। बट इतने सारे एजेंट रखने का फायदा तो तभी होता है जब कंपनी को उनसे कोई बेनिफिट मिल सके। तो अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस में बात करें तो उनका हर एक एजेंट साल का एटलीस्ट 15 पॉलिसी बेच लेता है और हर एक पॉलिसी के पीछे कंपनी के अराउंड 4 lakhs का बिजनेस जनरेट होता है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। वहीं अगर हम इस इंडस्ट्री के नेक्स्ट बिगेस्ट प्लेयर की बात करें जो है SBI लाइफ की, तो वो किसी भी पैरामीटर में LIC को कॉम्पीट ही नहीं कर पाते। SBI का नाम जुड़ा होने के बावजूद भी उनके सिर्फ 1.4 लाख एजेंट्स ही हैं जो साल में सिर्फ 4 पॉलिसीज ही बेच पाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो वो है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो इसमें भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करें तो LIC का CSR अच्छा है, दैट इज 98.3%, और इसके कंपैरिजन में उनका क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी ठीक ठाक ही है, दैट इज 0.9%। तो ये सारी चीज़ें तो LIC की स्ट्रेंथ्स की बात हो गई। अब बात करते हैं LIC के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो आखिर LIC रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? तो देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मेजरली 2 तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रीमियम्स के थ्रू कलेक्ट किया हुआ अंडर राइटिंग रेवेन्यू एंड सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट इनकम। अब चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रीमियम्स की, जिसे हम अंडर राइटिंग रेवेन्यू भी कहते हैं। तो इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई ABC लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी है जिसका प्रीमियम कलेक्शन साल भर का होता है 5 करोड़ के आसपास, जिसमें से वो 4 करोड़ का क्लेम सेटलमेंट दे देती है। तो यानी कि उनका जो 1 करोड़ रुपीस बचा हुआ है वो उनका अंडर राइटिंग रेवेन्यू हुआ जो वो अर्न कर रही है। अब बात करते हैं इनके दूसरे रेवेन्यू सोर्स के बारे में जो है इन्वेस्टमेंट इनकम का। लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले चलिए हम एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। दुनिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो उनके पास एक बेनिफिट होता है, वो है फ्लोट का बेनिफिट, और ये फ्लोट वो अपने कस्टमर्स से प्रीमियम के थ्रू अर्न करते हैं। और वॉरेन बफे का भी इंश्योरेंस कंपनीज को लेके ये कहना है कि ये कलेक्ट नाउ पे लेटर के बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है। यानी कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर्स से प्रीमियम के थ्रू पैसे रिसीव तो कर लेती है और साल दर साल रिसीव भी करती जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्हें तुरंत ये पैसा अपने कस्टमर्स को वापस भी करना हो। तो वो ये सारे ही प्रीमियम्स को अपने पास रिटेन करके रख लेती है, जिससे कि उनके पास एक लार्ज सम ऑफ मनी इकट्ठा हो जाता है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी इन सारे ही पैसे को एक सही तरीके से इस्तेमाल करती है तो वो काफ़ी सारा पैसा छाप सकती है। तो इसीलिए तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री वॉरेन बफे की वन ऑफ द फेवरेट इंडस्ट्रीज में से एक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज और कंपनीज के अलावा ऐसी और कौन सी इंडस्ट्री या कौन सी कंपनी है जो ऐसे सेम फ्लोट को एंजॉय करती है। और अगर आप इसका जवाब नहीं जानते हैं तो डोंट यू वरी, क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी है ना, वो कब काम आएगा। तो क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी पे हमने एक शॉर्ट वीडियो कोर्स बनाया है एक ऐसी कंपनी पे जो सेम फ्लोट को एंजॉय करती है। तो जाइए क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी पे साइन अप कीजिए और हमारा ये कोर्स हाउ 5 स्टार होटल बिजनेस लूज मनी को पढ़िए। इस कोर्स में हमने एक ऐसे बिजनेस मॉडल को डिस्कस किया है जो सेम फ्लोट को एंजॉय करती है और ये कोर्स टोटली फ्री है। तो जाइए साइन अप कीजिए और ये कोर्स को देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन सी कंपनी थी और आपको इसका बिजनेस मॉडल कितना इंप्रेसिव लगा है। अच्छा, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनीज इतने सारे फ्लोट का करती क्या होगी? तो वो इस सारे ही पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है और उससे हो रहे प्रॉफिट से अपना एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है। तो चलिए हम LIC की कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को भी अब डिस्कस करते हैं, जिसे सुन के हो सकता है आपके होश उड़ जाए। LIC इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एज ऑफ सितंबर 2021 LIC का AUM अराउंड 39 लाख करोड़ रुपीस का है, विच इज मोर देन 3.3 टाइम्स ऑफ टोटल AUM ऑफ ऑल प्राइवेट इंश्योरर्स इन इंडिया एंड 16.2 टाइम्स मोर देन द AUM ऑफ ऑल प्राइवेट इंश्योरर्स। एंड ये इंडिया की GDP का 18.5% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा LIC ने आज तक मार्केट में इतना इन्वेस्ट किया है कि LIC की लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स NSE के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 4% कंट्रीब्यूट करता है, विच इज वेरी ह्यूज। अगर हम उनके कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो एज ऑफ दिसंबर 2021 उनके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कुछ इस तरह है।
जैसे रिलायंस में उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कुछ 95,000 करोड़ के आसपास है, TCS में 50,000 करोड़, इन्फोसिस में 45,000 करोड़ एंड ITC में 43,000 करोड़। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि एक ये तो सारे इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज में करते ही हैं, और अगर वो इक्विटी में भी कर रहे हैं तो वो सारे ही ब्लू चिप कंपनीज में ही है, जैसे कि रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, SBI एक्सेट्रा। और अगर हम इसके स्टॉक मार्केट के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स की बात करें तो आज की डेट में वो अराउंड 4 लाख करोड़ के आसपास है। इवन दे होल्ड मोर गवर्नमेंट बॉन्ड्स देन RBI। अब आप ही बताइए, तो अब क्या LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है या फिर ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है? कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब हमने काफ़ी सारी अच्छी बातें तो जान ली, जिससे हमें ये पता चल गया कि LIC सच में इस दुनिया का सबसे वैल्यूड ब्रांड्स में से एक है, बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी कंपनी में कोई लूप होल्स हो ही ना। तो चलिए हम एक एक करके इस कंपनी के कुछ रिस्क के बारे में भी डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि ये रिस्क कितना मैक्रो लेवल पे LIC की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला रिस्क जो हमें दिखाई देता है वो है ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एजेंट्स। LIC के लिए उनके एजेंट्स ही उनका सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि उनका मैक्सिमम बिजनेस एजेंट्स के थ्रू ही जनरेट होता है। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि एजेंट्स के थ्रू इनका मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है, जो कि 2021 में इनके टोटल रेवेन्यू का 94% कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इनकी डिपेंडेंसी हर साल एजेंट्स के ऊपर इंक्रीज ही हुई है, क्योंकि अगर हम NBP यानी कि न्यू बिजनेस प्रीमियम देखें तो वो हर साल इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे में इनके ऊपर ये काफ़ी बड़ा रिस्क है कि अगर कल को इनके एजेंट्स कोई मिस सेलिंग करते हैं या फिर साल में ये न्यू एजेंट्स नहीं बना पाते हैं तो इनके बिजनेस पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट रिस्क की, जो है फेलियर इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, और कोविड के बाद से तो लोगों में ऑनलाइन परचेजिंग की हैबिट धीरे धीरे डेवलप भी हो रही है। अब चाहे वो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग हो या फिर ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करना हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली सब कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। एंड इवन गवर्नमेंट भी इसी चीज़ पे फोकस भी करती है। और सेम चीज़ इंश्योरेंस की फील्ड में भी हो रहा है। इंश्योरेंस की फील्ड में भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जहाँ लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड से यानी कि एजेंट्स के थ्रू या फिर ऑफिस में जाके पॉलिसीज़ को बाय किया करते थे, वहीं जब से मार्केट में वेब एग्रीगेटर्स आए हैं जैसे कि पॉलिसी बाजार, बैंक बाजार, इंश्योरेंस देखो, तब से सारी यंगर जनरेशन ज़्यादा प्रेफर ये करती है कि वो ऑनलाइन मोड पे इन सारी वेबसाइट्स पे चली जाए और वहीं पॉलिसी की डिटेल्स को देख ले और वहीं से सारा कुछ बाय कर ले। इवन कई सारे इंश्योरेंस प्लेयर तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है आजकल लोगों को कि वो ऑनलाइन वेबसाइट पे ही चले जाएं, वहीं डिटेल देखें और वहीं से बाय भी कर ले। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ LIC के बिजनेस मॉडल को देखें तो अब वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल पैटर्न से चलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। तो अगर LIC चाहता है कि उनके टारगेटेड ऑडियंस में आज की यंगर जनरेशन भी शामिल हो तो डेफिनेटली उन्हें अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि उनका मार्केट शेयर 61% से और ज़्यादा डिक्रीज भी हो सकता है विद इन फ्यूचर। अब अगर मार्केट शेयर की बात हो ही रही है तो लेट्स टॉक अबाउट द मोनोपोली दैट LIC वंस हैड। अब इस चीज़ का तो इतिहास गवाह है कि जब जब गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी को लिस्ट किया है और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई है, तब तब उस पब्लिक सेक्टर कंपनी का मार्केट शेयर डिसरप्ट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल BSNL एक टाइम पे एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, उन सब ने मिलके BSNL के मार्केट शेयर को डिसरप्ट कर दिया और इतना ज़्यादा डिसरप्ट कर दिया कि BSNL बंद होने की कगार पे आ गई। तो ऐसा ही सेम सिनेरियो LIC के साथ भी हो सकता है। हालांकि यह होना बहुत मुश्किल है, बट देन टू अगर हम 2000 से लेके अभी तक का LIC का मार्केट शेयर देखें तो वो धीरे धीरे करके कम ही हुआ है और आगे चल के ये और कम हो भी सकता है, क्योंकि इसमें और प्राइवेट प्लेयर्स एंटर कर सकते हैं और फ्यूचर में LIC की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब इनका नेक्स्ट रिस्क है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, और ये पॉइंट उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है जो LIC के IPO में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट कर सकता है।
अब जैसा कि हमने सिनेरियोज देखे हैं कि जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक डूबने के कगार पे आ जाती है, तब गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो बीच में आए और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स को डूबने से बचाए। और वो गवर्नमेंट कैसे करेगी? तो तब गवर्नमेंट अपने कुछ बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनीज को याद करती है, जैसे कि SBI और LIC, और उन्हें कहती है कि वो ऐसी डूबती हुई कंपनीज में इन्वेस्ट करे और उन्हें डूबने से बचा ले। ऐसा सेम इंसिडेंट हमने कुछ साल पहले देखा था येस बैंक के केस में। जब येस बैंक डूबने के कगार पे थी, तब गवर्नमेंट ने SBI को कहा कि वो अपना इन्वेस्टमेंट येस बैंक में करे ताकि येस बैंक डूबने से बच जाए। सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ था LIC के साथ भी। जब IDBI बैंक बैंकरप्ट होने वाली थी, तब भी गवर्नमेंट ने LIC को ऑर्डर दिया कि वो अपने स्टेक्स एक्वायर कर ले IDBI बैंक में ताकि IDBI बैंक भी डूबने से बच जाए। तो इस केस में LIC ने 51% स्टेक्स IDBI से ले लिए थे ताकि वो बैंक डूबने से बच जाए। तो ऐसे सिनारियोज में होता ये है कि जो नॉर्मल शेयर होल्डर अपने पैसे को इन कंपनीज में लगाता है, तो गवर्नमेंट उन पैसों को कोई दूसरी कंपनी को बचाने में यूटिलाइज कर लेती है, जबकि इन पैसों का और सही इस्तेमाल किया जा सकता है और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उन लोगों के लिए जो LIC के IPO में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक और काफ़ी बड़ा रिस्क इन्हें है, वो है लो मार्जिन का रिस्क। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को IRDAI गवर्न करता है, तो प्राइसिंग पावर भी IRDAI के पास ही होती है। तो IRDAI ने पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंश्योरेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रीमियम पर एक कैपिंग लगाई हुई है। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस कैपिंग से ज़्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकती है, तो उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं रहता है। तो वहीं अगर हम LIC के प्रीमियम्स की बात करें, तो अदर पीयर्स के कंपैरिजन में LIC का प्रीमियम हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपने प्रॉफिट मार्जिन्स भी रिकवर करने होते हैं और दूसरी तरफ उन्हें अपने एजेंट्स के लिए भी कमीशन को रिकवर करना होता है। तो कंपैरेटिवली उनका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, तो कंपैरेटिवली उनका प्रीमियम थोड़ा सा कम होता है। अब चलिए थोड़ा इस कंपनी के IPO की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का मोस्ट अवेटेड IPO में गवर्नमेंट अपने 5% स्टेक्स को मार्केट में डाइल्यूट करने वाला है, एंड दिस IPO इज कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल विच इज वर्थ 316 मिलियंस, एंड इसमें 10% कोटा ऑलरेडी रिजर्व कर लिया गया है LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं और आप LIC के IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप ट्विटर पे ये थ्रेड जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस थ्रेड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस थ्रेड में हमने एक कंप्लीट प्रोसीजर बताया है, जिससे कि आप जान पाएंगे कि एज एन LIC पॉलिसी होल्डर आपको कैसे इस IPO में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनमें से है जिनके पास LIC की पॉलिसी तो है लेकिन डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप वेट किस बात का कर रहे हो? जाइए select.finology.in पे और अपना परफेक्ट ब्रोकर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। और अभी तक कंपनी ने IPO की डेट्स और प्राइस बैंड ये सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन डोंट यू वरी, जब भी ये कंपनी अपने डेट्स और प्राइस बैंड को डिक्लेयर करेगी, आपको ये सारी ही डिटेल ticker.finology.in पे IPO सेक्शन में जाकर दिख जाएगी। तो अब LIC से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ डिटेल्स को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अब मैं ज़्यादा इस कंपनी के फिनेंशियल्स वैल्यूएशंस की तरफ नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की है उसमें आई पर्सनली फील कि LIC इतना बड़ा ब्रांड है, इतना ट्रस्ट लोग इस चीज़ पे करते हैं, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं इस IPO में। लेकिन रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो एज अ शेयर होल्डर जब हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पैसे किस तरीके से यूटिलाइज होंगे, इसका थोड़ा बहुत श्रेय तो गवर्नमेंट की तरफ जाता है। और क्योंकि हमने पास में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं, जैसे कि येस बैंक, IDBI, तो ऐसे केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस कंपनी में अप्लाई करना मुझे उतना रीजनेबल नहीं लगता है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और अपने सारे ही LIC दोस्तों को भेजिएगा जो इस IPO में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। और हाँ, अगर आप LIC के IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, तो अपने रीजंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।